हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है साउंड। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि साउंड क्या है। क्लास 9 का ये टॉपिक है। सो आराम से जो है नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से कुछ देर जो है ना सब भूल जाओ। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहो और सुनते रहो। तो प्रवचन यहाँ से स्टार्ट होता है कि साउंड होता क्या है। तो साउंड के बारे में हम लोग बोलेंगे कि इट इज ए एनर्जी, इट इज अ एनर्जी या form of energy. It is an energy which gives the sensation of hearing. किस चीज का सेंसेशन देता है हमको? हियरिंग का, सुनने का हमको सेंसेशन देता है। इसी को हम बोलते हैं साउंड। क्लियर है? साउंड क्या होता है? साउंड एनर्जी होती है जो हमको क्या देता है, हमको सेंसेशन देता है कि हम आवाज को सुन पाए। ठीक है, समझ पाए, समझना नहीं, सुन पाए मेनली। ठीक है, समझ पाए जरूरी नहीं है। जैसे कोई चाइनीज में बोले तो आप सुन तो पाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो क्या ये साउंड नहीं है? जवाब है साउंड है। ओके, अब देखिए कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अपना अगला जो टॉपिक है ना ये है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो, जब भी जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मार्कर हमने लिया और इसको ऐसे हिट किया, आवाज आई। अभी आवाज क्यों आई, कैसे प्रोड्यूस हुआ साउंड? तो जवाब है कि जब भी बॉडी वाइब्रेट करता है, तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या हर वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है? जवाब है नहीं। हर वाइब्रेशन वेव प्रोड्यूस करता है और वो वेव एक सर्टेन रेंज के अंदर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं साउंड है, और नहीं तो ये साउंड नहीं है। क्या बोला मैंने? क्या बोला कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप कोई बॉडी को लाइक हिट करते हो, ठीक है, हमने हिट किया, आवाज आ रही है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा था। कभी कभी आप देखते हो कि बल्ला जोर से घूमता है तो भी जुप सा आवाज आता है। ये क्या है? यहां तो हिट नहीं हो रहा था, तो यहां हिट नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी साउंड प्रोड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि एयर को आप क्या कर रहे थे, इतना जोर से आपने ऐसे बल्ला घुमाया कि एयर जो है वो वाइब्रेट करने लग गया। एयर के जो पार्टिकल्स थे, एयर में क्या है, एयर में पार्टिकल्स है छोटे छोटे, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग गए और ये वाइब्रेशन एक सर्टेन रेंज के अंदर आ गया। और उस रेंज, एक रेंज है जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, बताऊंगा इसके बारे में। एक रेंज है, उस रेंज के अंदर अगर वाइब्रेशन आ जाए, वाइब्रेशन मतलब क्या, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर उस रेंज के अंदर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो साउंड, वो जो वेव है वो हमको सुनाई पड़ने लगता है एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हम बोलेंगे कि वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन अगर होगा तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। क्यों हो सकता है बोल रहा हूं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वाइब्रेशन हो लेकिन साउंड प्रोड्यूस ना हो? जवाब है हाँ, होता है। एयर के पार्टिकल्स क्या रुके हुए हैं? नहीं, वो तो मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जुब 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 हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस रेंज में नहीं लाई कर रही है जिस रेंज को हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो उस रेंज में लाई करनी चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होगा? जब आप कोई चीज को वाइब्रेट करोगे और वाइब्रेशन जो होगा उसका, वाइब्रेट अगर हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसकी frequency should lies between certain range, एक सर्टेन रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी लाई करनी चाहिए, जो कि कितना होता है? जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को ह्यूमन सुन सकता है। कोई और जानवर हो सकता है इस रेंज के बियॉन्ड भी सुन पाए, जैसे डॉग जो है वो इससे कम वाला और इससे ज्यादा वाला बड़ा रेंज है उसको भी सुन पाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आएगी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हम बोलेंगे साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या सारे वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करेंगे? जवाब है नहीं। सारे वाइब्रेशन वेव प्रोड्यूस करेंगे और अगर वेव एक सर्टेन रेंज के अंदर आ जाए तो हम उसको साउंड बोलते हैं, नहीं तो इस रेंज के अंदर नहीं आया, यहां कहीं पे आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या, साउंड नहीं है। ठीक है, साउंड नहीं है, वेव है बट साउंड नहीं है। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए इस बात को। यहां पे ना प्रोडक्शन ऑफ साउंड में चाहो तो अपने शब्दों में इन बातों को लिख सकते हो। मैं यहां पे लिख दूं, ये देखो, वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है वेव, और वेव, ठीक है, वेव इन सर्टेन रेंज इज कॉल्ड साउंड। वेव अगर एक सर्टेन रेंज में है, वेव का क्या सर्टेन रेंज में है? फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक, सारे कैरेक्टरिस्टिक डील करेंगे अपन, कि एल्टीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव लेंथ क्या होता है, ये सब बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले लिख तो लो इस बात को।
हो गया, लिख लिया? चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि भाई आपने वेव की चर्चा तो कर ली, अब वेव क्या होता है? देखो हो गया? हाँ सर हो गया। देखो पूरे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे नेचर जो हम लोग का बना हुआ है, इसमें दो ही चीजें होती हैं। या तो क्या होता है, या तो पार्टिकल हो सकता है कोई चीज, या तो क्या हो सकता है, वेव हो सकता है। दो ही चीज हो सकती है, समझ में आ रहा है? या तो ये मार्कर पार्टिकल, लाइट जो आ रही है वेव है, और दुनिया में कुछ है ही नहीं, बस दो ही चीज है। एक है मैटर, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, मैटर, और दूसरा क्या होता है, वेव। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि साउंड क्या है, वेव है। ओके, तो अब ये जो वेव है बेटा, ये वेव क्या होता है, नहीं पल्ले पड़ रहा है ना बात आपको कि वेव क्या होता है सर। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीका कौन सा? एक जैसे बुलेट है, बुलेट हमने गोली चलाई, बुलेट जाके हिट किया, काइनेटिक एनर्जी वहां पे पहुंच गई, यहां पे एक एनर्जी जनरेट हुई इंपैक्ट की वजह से, और ये एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई, वहां पे जहां पे निशाना लगा होगा। तो यहां पे क्या ट्रांसफर हुआ है, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हुई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां से, यहां की मान लो यहां पे स्प्रिंग में ऐसे लगा हुआ था, देखते हो ना ऐसे लगा होता है, यहां से ऐसे हिट करता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड टू दैट वॉल। इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हम बोल रहे हैं कि बाई मैटर के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जब लाइट आता है, लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक लाइट लगा हुआ है, इधर से लाइट आ रही है, तो कैसे आ रहा है ये, क्या कोई वहां से चल के आ रहा है? जवाब है नहीं, यहाँ पे वेव के तरीके से आ रहा है। साउंड भी वेव है, हमने लाइट का एग्जाम्पल ले लिया, साउंड भी वेव है। यहाँ से कहीं से वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन हुआ, वहां से एनर्जी चल के हमारी कानों पे आई, हमारी कान जो है वो सेंसिटिव है, इस टाइप की एनर्जी को जब पहुंचता है तो वो अलर्ट करता है, अपने को बताता है कि ये ऐसी एनर्जी आई है, और हम उसको आवाज बोल देते हैं, हम उसको साउंड बोल देते हैं, और हमको समझ में आता है कि अच्छा इस टाइप का जो वाइब्रेशन है इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला यस, तो यस जो है, जब मैं यस बोलूंगा तो मेरा जो टंग है वो कुछ और तरीके से मूव कर रहे होंगे, मतलब वाइब्रेशन कुछ और हुआ होगा, ये वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहा है। अब आपकी वाली बात अलग है, आप डिजिटल मीडियम से कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसको क्या होगा, वही वाइब्रेशन उसको फील होगा कानों पे, मतलब वही एनर्जी उसके कान तक पहुंची है। वो एनर्जी जब उसके कान पे पहुंची तो उस एनर्जी को आपके अंदर क्या है, ट्रांसलेटर लगा हुआ है, आपका जो ब्रेन है वो ट्रांसलेटर है, जो क्या कर रहा है, उस एनर्जी को वो वॉइस में कन्वर्ट करके समझ जा रहा है कि अच्छा इसका मतलब यस है। ओके, और इसकी प्रैक्टिस हमारी बचपन से चलती आ रही है, बचपन से हम सुनते हैं, समझते हैं। तो ये क्या है, हम एक खास तरीके के, हम हर एनर्जी का मतलब समझते हैं और अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। कहाँ चले गए हम लोग चलो आओ वेव की बात करते हैं। तो हम बोलेंगे वेव क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज द वे टू ट्रांसफर एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का ये एक तरीका है, वेव है। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मान लीजिए आपके वहाँ पे एक हुक लगी हुई है, सामने अपोजिट तरफ एक वॉल पे हुक लगी हुई है। हमने क्या किया, रस्सी से उसको हुक को ऐसे फंसा दिया और एक हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे 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 पकड़ लिया। अब हम चाहते हैं बेटा यहीं से वो रस्सी ऐसे निकल जाए, हुक से वो रस्सी ऐसे निकल जाए। क्या करोगे? एक तरीका है नॉर्मल जिंदगी, जाएंगे हुक से ऐसे निकाल देंगे। दूसरा तरीका है कि हम यहीं पे ऐसा कर दें, यहीं पे ऐसा कर दें, समझ लो, ऐसे कर देंगे। ऐसे करना मतलब क्या हुआ बेटा, हम वर्क यहाँ पे कर रहे हैं और ये काम वहाँ हुआ। कैसे? तो हम बोलेंगे रस्सी में क्या हो गया, एक वेव बन गई, ठीक है। ये वेव जाके वहाँ पे जाके ऐसे हुक को निकाल दिया। हम ऐसा बहुत बार करते हो ना, कि क्या होता है, रस्सी वहाँ बंधी होती है, हम ऐसे कर देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से निकल के आ जाता है। हम क्या किए, काम यहाँ किए, काम हुआ कहाँ, वहाँ पे। काम क्या हुआ, रस्सी को हुक से निकालना था, तो क्या हुआ, काम वहाँ हो गया। हमने यहाँ काम किया, काम वहाँ हुआ। कौन ले गया हमारा वर्क डन को यहाँ से वहाँ तक, हमारी एनर्जी को कौन लेके गया वहाँ तक, रस्सी, रोप। किस तरीके से, क्या रोप के पार्टिकल वहाँ तक गए थे? सोचो, मैंने इस पार्टिकल को जैसे यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, ठीक है, ये रस्सी था, यहाँ पे हुक पे ऐसे लगी हुई थी, ठीक है, ऐसे लगा हुआ था। हम बोले भाई एक काम करेंगे, हम इस पार्टिकल को, यहाँ वाला पार्टिकल को हम ऐसे उठा दिया, ऐसे कर दिया। तो ऐसे कर दिया तो क्या ये पार्टिकल रस्सी का ये पार्टिकल क्या सब जगह गया क्या? नहीं, ये यहीं पे है, ये बस
ऊपर चला गया, बस ऊपर गया, और ये क्या हुआ उस समय फिर नीचे ऊपर होते होते ये यहाँ पे पहुंचा और ये रस्सी यहाँ से हुक से निकल गई। मतलब वेव ये तरीका है कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे हमने एनर्जी दी, वहां जाके वो एनर्जी काम करके आया। वेव क्लियर हो गया? अच्छा, तो वेव हमको समझ में आया कि अच्छा साउंड भी एक वेव है, तो साउंड भी वेव है, मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे कि भाई हम यहां वाइब्रेट करेंगे, आपको सुनाई पड़ जाएगा। कैसे सुनाई पड़ा? कैसे सुनाई पड़ा? तो हमने क्या किया, वेव के तरीके से, ठीक है, हमने अपनी यहाँ की एनर्जी, मुंह से जो हमने ऐसे वाइब्रेशंस किए, वो एनर्जी हमने वहां भेज दिया। कैसे गया? वेव के थ्रू। वही हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम वाइब्रेशन को समझना चाहते हैं कि तो हमने क्या बोला पहले कि इट इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी। अच्छा देखो, एक और चीज समझ लो कि वेव के ना दो टाइप होते हैं बेटा। वेव के हमारे पास दो टाइप हैं जो हमको यहां पे पढ़ना है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वेव दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सल। अब है, सबसे पहले मैं सोचना चाहता हूं कि ये ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है। देखो समझना, मैं बोल रहा हूं कि पहले यहां पे हमने एक बकेट में वाटर ले लिया, बकेट थोड़ा बड़ा सा समझना, और मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जब मैंने क्या किया, एक पत्थर ऐसे ड्रॉप किया ऐसे, तो यहां पे क्या हुआ, देखो ऐसे 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 पानी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो गया। समझ में आता है? तो आप क्या कर रहे हो, देखो आप क्या कर रहे हो कि आपने डिस्प्लेसमेंट इधर किया, ठीक है, या ऐसे बोलते हैं कि आपने वाइब्रेशन कैसे करवाया, ऐसे ऊपर नीचे। आप जब पत्थर गिराए थे तो वाइब्रेशन, पानी का सरफेस वाइब्रेट हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, और पार्टिकल्स का मोशन कैसे हुआ, ऐसे। सोच रहे हो परपेंडिकुलर है दोनों, ये बताना चाह रहा हूं मैं। देखो ये है मोशन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे ऐसे, और ये डायरेक्शन कैसे, पानी कैसे बहेगा ऐसे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पानी वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। हम हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं पानी को आप देखते हो वेव ऐसे ऐसे जाता है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ वेव is perpendicular to the direction of vibration। वाइब्रेशन के डायरेक्शन से जो वेव का डायरेक्शन है, वेव के चलने का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। हमने एग्जांपल आपको बता दिया, फिर से बताऊं। देखो हम हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे थे, पानी को ऐसे ऐसे कर रहे थे, खेल रहे थे, मजा आ रहा था। हमने देखा पानी जो है वो ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, पानी ऐसे जा रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? यही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो वेव होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। क्लियर है? पानी वाला एग्जांपल, पानी वाला डांस। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है ना बेटा, ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूं, तो आपने देखा है अर्थवर्म कैसे चलता है, ऐसे चलता है कि नहीं, ऐसे, फिर यहां पे पहुंचेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। हाँ, पहले क्या करता है कि देखो अपने आप को खींच के लाता है, बॉडी को यहां तक लाया, फिर बॉडी को यहीं पे छोड़ता है, ये हाथ ऐसे आगे जाता है। दिख रहा है? देख क्या हो रहा है कि बॉडी यहाँ पे, तो ये ऐसे गया, फिर ये यहाँ पे पहुंचा, फिर ये ऐसे गया, तो ऐसे ही आता है। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज along the direction of propagation of wave। propagation मतलब ट्रैवलिंग, propagation of wave, वेव के प्रोपोगेशन के साथ चलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे भाई, कैसे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे ना ऐसे ब्रिक्स लगा दिए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे मान लो एक बटन दबाना है, हम बोलेंगे एक काम करो, यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे हिट करो, तो ये क्या हो गया, ये इसको हिट किया, ये इसको हिट किया, ये इसको फाइनली ये जाके इस पे गिरेगा, अब बटन दब जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा इधर आ गया मैं, देख ले, हो सकता है ऐसा। यहाँ पे भी हम एनर्जी यहाँ लगा रहे हैं बेटा, और ये जा रहा है कहाँ, एनर्जी यहाँ जाके काम किया, क्या काम किया, बटन दबा दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेव भी इधर ही है और वाइब्रेशन भी इधर है। देखो ऐसे जाना, मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन भी इधर है, और प्रोपोगेशन ऑफ वेव का जो प्रोपोगेशन है, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफर है, वो भी उधर ही था। ठीक है, अर्थवर्म वाला एग्जांपल बड़ा सही है। मतलब क्या होता है, केचुआ ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वाइब्रेशन भी इधर ही है, देखो वाइब्रेशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है, उधर ही है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्लियर है ये चीज? तो हमने यहाँ पे देख लिया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। ध्यान रखिएगा कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव।
कहीं पे अच्छे से लिख लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी मिटा देता हूँ इसको। क्या बोलेंगे, साउंड कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड कैसे करता है, वाइब्रेट ऐसे ऐसे करता है और आगे भी उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि साउंड को ना जरूरत पड़ती है क्या, साउंड को जरूरत पड़ती है मीडियम की। अच्छा, ये बात तो हमने किया ही नहीं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां लिख देता हूं, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल, साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को इट नीड मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। क्या करना पड़ता है उसको, मीडियम की जरूरत पड़ती है। समझते हैं कैसे, कैसे मीडियम की जरूरत पड़ती है। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जैसे आपने देखा था ये वाला एग्जांपल में कि यहां पे एक बटन हमको प्रेस करना था, मान लीजिए ये बटन ऐसे था, आपने यहां पे हिट किया, ये क्या किया, इसको हिट 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 किया। समझ लो, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। ये इसको हिट कर रहा है, हिट करना भी हम कंप्रेशन बोल सकते हैं। तो कंप्रेशन हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं पल्ले पड़ा, नहीं सर हिट करना कैसे कंप्रेशन होगा। देखो, ये दबा ही तो रहा है इसको, देखो ऐसे दबाया, ये इसको ऐसे दबा दिया, ये इसको ऐसे दबा दिया, तो क्या कंप्रेशन नहीं है? मतलब यहां पे अगर कोई पार्टिकल नहीं होता, यहां पे ये सब नहीं होते, स्लॉट्स नहीं बने होते, ठीक है, यहां पे हमने इस तरीके से कार्ड नहीं रखा होता सपोज, तो कौन जाके हिट करता, कौन कंप्रेशन करता, कोई नहीं। तो क्या एनर्जी यहां से वहां तक पहुंच पाती? जवाब है नहीं। एयर में क्या होता है, एयर में तो कोई ऐसे होते नहीं है जो जाके उसको हिट करे, वो इसको हिट करे। एयर में क्या होता है, हम बोलेंगे एयर क्या है, पार्टिकल्स है। यहां पे क्या है, पार्टिकल्स है ढेर सारे। जब हमने यहां से साउंड दिया, ठीक है, ये है साउंड दिया, तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स सब जो है ना खिसक के यहां चले गया, मतलब यहां पे अब डेंस हो गया, कंप्रेशन हो गया, यहां पे कंप्रेस हुआ। जैसे यहां पे कंप्रेशन हुआ, ये क्या कर दिया, आगे कर दिया, मतलब ये कंप्रेशन हुआ, फिर ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, मतलब अगले पार्टिकल को धक्का दिया, ये पार्टिकल इसको धक्का देने लग गया। फिर यहां पे कंप्रेशन हुआ, फिर ये पार्टिकल आगे कुछ को कंप्रेस कर दिए, तो यहां पे कंप्रेशन हो गया। मतलब ये एक बार कंप्रेस हुआ और फिर रेयर फ्रैक्शन हो गया। रेयर फ्रैक्शन मतलब एक्सपेंड हो गया, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो मैं यहां लिख देता हूं कि कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, किस चीज को कंप्रेस कर रहा है, एयर पार्टिकल्स को। ये क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। तो एयर पार्टिकल को क्या किया, कंप्रेस किया, फिर वो एक्सपेंड हुए, फिर कंप्रेस हुए, फिर एक्सपेंड हुए, फिर कंप्रेस हुए, एक्सपेंड हुए, और फाइनली कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन करते एनर्जी यहां पहुंच गई, ठीक है, और इसको सुनाई पड़ गया। तो साउंड को क्या चाहिए, बीच में पार्टिकल अगर नहीं होता तो क्या कंप्रेस होता, कुछ भी नहीं। इसलिए वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स ही नहीं है, किसको दबाएं, और कौन एक्सपेंड करेगा, कोई नहीं, कोई है ही नहीं दबाने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं कि साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को प्रोपगेशन मतलब होता है कि ट्रैवलिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहां पे कि प्रोपगेट मतलब होता है कि आगे बढ़ना, ट्रैवल करना। तो हम बोलेंगे ट्रैवल करने के लिए साउंड को क्या करना चाहिए, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करना चाहिए। कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन होने के लिए पार्टिकल्स का होना जरूरी है, मतलब मीडियम का होना जरूरी है। तो मीडियम होगा तो वहां पे कंप्रेशन होंगे, रेयर फ्रैक्शन होंगे, और इस तरीके से साउंड क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों आपको मीडियम चाहिए, क्यों साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लिख दोगे, ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाई साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है, यहां तक हो गया। देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि साउंड जो है वो वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वेव जो है वो कैसे जनरेट जब होता है तो कैसे ये दिखता है, हम इसको ग्राफ पे भी देखना चाहते हैं। और ग्राफ पे हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे है उसका एम्पलीट्यूड, जैसे है उसका वेवलेंथ, जैसे है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, जब भी हमको वाइब्रेशन को समझना होता है ना, हम लोग एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है कि ये पेंडुलम वाला एग्जाम्पल। तो पेंडुलम वाले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि पेंडुलम को मान लो हम यहाँ पे कर दिए, मूव करा के ऐसे खींच के लेके गए, तो क्या करेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, बाद में जब हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ऑसिलेट करेगा तो बेटा
तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम दूरी मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा, मीन पोजीशन मतलब बीच में, ये मीन पोजीशन से जितना दूर पहुंच जाए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। कि जितना दूर अच्छा इधर भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जितना वो दूर तक जा पाए उसको हम क्या बोलते हैं? और उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे एक और देखो, ये है, इसको मैं अगर ऐसे करूं तो ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से यहां तक गया था, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। इतना दूर क्या है? एम्पलीट्यूड है। यही चीज हमने यहां पे बताया कि दिस इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहां लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड बोलेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from its mean position is called amplitude। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो भाई मीन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम तक जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब एक टर्म आता है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे, देखो ये यहां से जाना और यहां पे वापस आना को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। इसमें फेज भी सेम होना चाहिए, बट फेज की बात हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो यहां गया और वापस यहीं पहुंच जाए, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज वन ऑसिलेशन। तो हम बोलेंगे एक सेकेंड में कितना बार ये ऑसिलेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ oscillation in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो ये ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ऐसे जब कर रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है? एक सेकेंड में शायद 4-5 बार हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, खत्म। ठीक है, कितना कर रहा है? हम बोला 6 है, तेजी से किया तो 6 हो गया। तो ये जितना बार ऑसिलेट करे एक सेकेंड में, ध्यान रहे, एक घड़ी देखना है आपको, एक सेकेंड बस। तो एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करे हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अच्छा, तो हमको समझ में आ गया एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, अब है कि हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज वेवलेंथ। हम बोलेंगे वेवलेंथ क्या होता है, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है, बट लिखा जाता है ऐसे, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। यहां लिख दूं, यहां समझ जाएगा, पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ये है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेवलेंथ। बोलो ये चीज क्लियर हो गया? समझ में आ रही है इसको देख के कि क्या क्या चीजें होती है। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखो यहां बनाते हैं। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है वेव का ग्राफ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेव। तो ये ग्राफ है, समझना, ये ग्राफ में ये क्या है, तो बोलेंगे दिस इज टाइम, एंड ये क्या है, तो हम ये बोलेंगे वाई मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ना, ये वाई, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक मान लीजिए गया, तो ये बोलेंगे ये वाई है। अगली बार ये यहां पहुंच गया तो हम बोलेंगे इतना दूर वाई है, तो ये वाई है, ठीक है। और हम इसको क्या कर रहे हैं, ये कहां से है, तो हम बोलेंगे हम यहां से स्टार्ट किए जर्नी, यहां से पहले हमने ऐसे छोड़ा, फिर ये ऐसे गया, ऐसे लौट के फिर यहां आ गया। क्लियर है? तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था जब ये यहां पे था, तो 0। देखो वाई कुछ था ही नहीं, ये दूरी कुछ थी ही नहीं, ये यहीं पे है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा वाई बढ़ते गया, एक्सट्रीम तक गया। कहां तक गया? एक्सट्रीम तक गया। और फिर धीरे धीरे कम होने लग गया, फिर वो मीन पे पहुंचा और फिर इधर गया। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं इस तरफ को पॉजिटिव, तो इस तरफ क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो पहले क्या हुआ? पहले 0 पे था, फिर बढ़ते गया, एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर 0 हुआ, अब की बार नेगेटिव साइन में, मतलब उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो ये ग्राफ यही है, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फिर जैसे जैसे समय बीता, एक समय आया जब मैक्सिमम पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम।
फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया, देखो फिर ये लौटने लग गया तो कम होने लग गया, ये डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो गया, फिर जीरो पे पहुंचा, जीरो मतलब ऐसे जाके फिर यहाँ आया, अब ये इधर जाएगा, इधर जाना मतलब निगेटिव, तो निगेटिव, ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ग्राफ कैसे बन रहा है, क्लियर है। अच्छा, इसमें एम्पलीट्यूड कौन है, ग्राफ में एम्पलीट्यूड कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस, इसको क्या, ये लाइन जो है ना इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अच्छा बेटा ये जो पीक है ना, पीक एक्सट्रीम, इसको हम बोलते हैं क्रिस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो क्रिस्ट की जो दूरी है या फिर ट्रफ की जो दूरी है उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं कि इसको मिटा दूं, इसको, ये पार्ट को, चलो इसको मिटा देता हूं। अब हम ग्राफ के हिसाब से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि भाई ग्राफ के हिसाब से एम्पलीट्यूड क्या है, हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टाइम एक्सिस एंड क्रिस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब ग्राफ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, अब समझ रहे हो, ये तो एक्चुअल फेनोमेना था, फेनोमेना के हिसाब से हमने बता दिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, समझ में भी आ गया। ग्राफ पे एम्पलीट्यूड कहां पे है, तो उसके लिए बोला कि इस लाइन से आप या तो क्रिस्ट की दूरी देख लो या तो ट्रफ की दूरी देख लो, कोई भी देख लो आप, वही एम्पलीट्यूड है, क्लियर। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे आगे चलता जाता, ठीक है, ऐसे चलता जाता, फिर यहाँ पे क्या बनता, क्रिस्ट बनता। अब हम बोल रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है बेटा कि बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं कि दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट, यहां पे एक नया बना दूं ग्राफ, चलिए ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये ऑसिलेशन वाला मिटा देता हूं। अगर मैं बोलूं कि ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे बना दिया, तो हम बोल रहे हैं ये भी क्रिस्ट है, ये भी क्रिस्ट है, ये भी क्रिस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है, ट्रफ। तो हम बोल रहे हैं दो क्रिस्ट के बीच में, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, दो क्रिस्ट के बीच में, इसको भी बोलते हैं वेवलेंथ, दो ट्रफ के बीच में, ये भी वेवलेंथ है। तो हम बोलेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, समझ रहे हो, यहां से यहां नहीं, यहां से यहीं, पहला के बाद दूसरा होता है, कंजिक्यूटिव समझ में आती है ना आपको बात, दूसरा के बाद तीसरा, तो दूसरा और तीसरा के बीच में चेक कर लो, या पहला और दूसरा के बीच में चेक कर लो, पहला और तीसरा नहीं चलेगा, ये कंजिक्यूटिव नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया कि वेवलेंथ क्या होता है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम बोल रहे हैं कि भाई टाइम लाइन है ये, तो टाइम पे ये यहाँ पे होगा मान लो 0.5 सेकेंड, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड, तब बोल रहे 1 सेकेंड में कितने वेव बने, जैसे या और ले लेते छोटा, 1, 0.2, 0.3, चलते जाएगा 0 मतलब 1 आ गया, 1 सेकेंड। तब बोल रहा है 1 सेकेंड में कितने वेव बने, हम बोलेंगे एक वेव, देखो ये एक वेव है, फिर एक दूसरा वेव, फिर एक तीसरा वेव, फिर एक चौथा वेव, 1 सेकेंड में जितने वेव बनेंगे यहाँ पे वेव फॉर्म, तो यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने वेव फॉर्म बने, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। एक वेव मतलब कैसे हो गया, देख ये एक वेव है, फिर अगला वेव ये, फिर अगला वेव ये, तो 1 सेकेंड में कितने वेव फॉर्म बने हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। फ्रीक्वेंसी को अपन ना बेटा डिनोट करते हैं इससे, म्यू से, ऐसे म्यू, क्या बोलते हैं इसको, MU, म्यू, या फिर हमारे बुक में NCERT में इसको N लिखा जाता है, N भी बोल सकते हैं। सिंपल जो सिंबल है वो तो N लिख दिया जाता है, बट अच्छा सिंबल है कि म्यू लिखो, MU, म्यू। कैसे लिखा जाता है म्यू को, ऐसे यू लिख के ऐसे खींच देना, ठीक है, क्लियर। जल्दी से कॉपी करो इसको।